Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the NUST ECAT Anti-Test Preparation for Mathematics. Tips and tricks and important points to remember. आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ग्रुप 3 कैलकुलस एंड सीक्वेंसेस. कैलकुलस और सीक्वेंसेस जो है ये हमने एक कंबाइन किए हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स FSC 1 और FSC 2 की बुक के. इनकी डिटेल जो है वो ये है कि इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन विच इज चैप्टर 2 ऑफ FSC 2 बुक. सेकंड वन इज इंटीग्रेशन विच इज चैप्टर 3 फ्रॉम FSC 2 बुक. देन सीक्वेंसेस एंड सीरीज विच इज चैप्टर 6 फ्रॉम FSC 1 and mathematical induction and binomial theorem from chapter 8 FSC 1 book. And last topic is vectors which is chapter 7 from FSC 2 book. कुछ पोर्शन जो है वो हमने A levels और SAT का इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हमने इसमें कवर करना है. इन सारों को एक उसमें कवर करने का मकसद जो है वो ये है कि एक ही एरिया से रिलेटेड यानी कैलकुलस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप इकट्ठे स्टडी करें और उनको इकट्ठा ही अटेम्प्ट करें. सबसे पहला टॉपिक जो कि हम कवर करेंगे वो है डिफरेंशिएशन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज चैप्टर 2 ऑफ FSC 2 बुक. डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है इसमें क्या चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है, उस पर जाने से पहले एक इंतहाई अहम बात यह है कि एंटी टेस्ट के क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट नामों के साथ जो है वो आपको नजर आएगा. ये वो 7 डिफरेंट ऑप्शंस हैं या वो 7 डिफरेंट नाम है कि जब भी ये चीज आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन की बात हो रही है. इसमें डायरेक्टली आपको आ सकता है डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन f of x के f of x का डेरिवेटिव लें. ये नाम से इसके जाहिर है. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज वन वर्ड. स्लोप ऑफ टेंजेंट का जब वर्ड आता है, जैसे कुछ क्वेश्चन में आएगा कि जी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो उससे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डेरिवेटिव की बात हो रही है. इसी तरह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये एक और नाम है जो या एक और स्टेटमेंट है जो आपको एंटी टेस्ट में नजर आएगी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो कैलकुलेट करें. तो इसका भी मतलब ये है कि आपने वहां पे डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है. इसी तरह डिराइव्ड फंक्शन ऑफ f of x इज ऑल्सो इट मीन्स कि ये डेरिवेटिव की बात हो रही है. इसी तरह डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f of x, इसका भी यही मतलब है. इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ f of x, ग्रेडियंट ऑफ f of x की जहां बात आएगी वो भी डेरिवेटिव की बात आएगी. और लास्टली रेट ऑफ चेंज, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, बाज जगह के ऊपर रेट ऑफ चेंज की बात आती है, वहां पर भी इसका मतलब यही है कि आपने डेरिवेटिव कंप्यूट करना है. तो ये 6-7 टर्म्स जो हैं ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब ये टर्म्स आती हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव की बात हो रही है या डिफरेंशिएशन की बात हो रही है. जैसा कि मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस जो है उनमें ये बात पहले भी कर चुका हूं कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में सबसे जो क्रिटिकल पार्ट है वो बुक रीडिंग है. आपने डिफरेंशिएशन के चैप्टर की बुक रीडिंग करनी है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपकी कुछ नोटेशंस हैं जो कि पेज 44 पे जो है वो गिवन है. इसी तरह आपको सीरीज एक्सपेंशन के जो फार्मूलाज हैं ये आप या तो इनको मेमोराइज करें बाय हार्ट या इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. बार बार प्रैक्टिस करने से आपको वो चीज ऑटोमेटिकली जो है वो चीज याद हो जाएगी. इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जिनका ताल्लुक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप, मैक्सिमा, मिनिमा, स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट. ये कुछ पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये बुक में गिवन है. हम इन टिप्स एंड ट्रिक्स में भी इसके हवाले से कुछ चीजें कवर करेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं. तो आपने इन सारे टॉपिक्स को जो है वो स्पेशली जो है वो स्टडी करना है और इन पॉइंट्स को अपनी फॉर्मूला शीट में नोट भी करना है और इनको जो है वो आपने स्पेशल फोकस करना है. डिफरेंशिएशन के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिसमें एक पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ चीज है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स इज इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ दोज वेरिएबल्स विद द अदर
others held constant as opposed to the total derivative in which all variables are allowed to vary. Partial derivative जो है ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव है कि जिसमें हम जब डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तो हम एक जो फंक्शन की टर्म है उसको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और दूसरे के रिस्पेक्ट से जो है वो डेरिवेटिव का जो है वो कैलकुलेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ फंक्शन लाइक z इज इक्वल टू f of x and y. हमारे पास एक फंक्शन है z जो कि जिसमें टू वेरिएबल्स हैं x and y and I want to find the derivative of the function with respect to y only. Then I will assume that x is constant. यानी अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो मैं x को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गिवन फंक्शन है f of x and y इज इक्वल टू y स्क्वायर्ड प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2. तो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y होगा उसके लिए x की जो टर्म है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लेट से f ऑफ y करते हैं तो पहले y से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस अब इसमें ये 2x स्क्वायर की जो टर्म है ये कांस्टेंट जो है वो कंसिडर होगी और y जो है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 है प्लस 2 जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा. तो हमारे पास जो चीज बचेगी वो है 2y प्लस 2x स्क्वायर. तो इस तरह आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई चीज जो है वो एंट्री टेस्ट एग्जाम में आ सकती है. तो उसका बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा जो मेथड है वो ये है कि एक टर्म जो है उसको कांस्टेंट लें और दूसरी टर्म के अगेंस्ट जो है वो उसका डेरिवेटिव कंप्यूट कर लें. इसी तरह एक टॉपिक है जो आप देख सकते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें जो कि ज्यादातर जो है वो काफी लेंथी है. इसका एक बड़ा शॉर्टकट मेथड है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को कंप्यूट करने का. वो ये है कि टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग ऑल द y टर्म्स एज अ कांस्टेंट और सॉल्व फॉर dx. यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ x एंड y है तो हम इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसको सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू x यानी हम dx कंप्यूट करें जिसमें y टर्म्स जो है उनको हम कांस्टेंट लेंगे. इसी तरह हम इसको कंप्यूट इसका ये दिस इज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 है कि टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग ऑल द x टर्म्स एज कांस्टेंट सो सॉल्व फॉर dy. यानी हम फिर dy के लिए जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं और जब हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमने सिंपल ये करना है कि हमने डिवाइड dx बाय dy. dx को dy से हम वो करेंगे और एक माइनस साइन जो है वो हम डाल देंगे. तो ये एक शॉर्टेस्ट मेथड है कि जिसपे आप जो है वो डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं. तो ये 3 स्टेप मेथड है फॉर सॉल्विंग अ शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. अगर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. इसी तरह डिफरेंशिएशन का एक स्पेशल केस है कि जिसमें हम एब्सोल्यूट फंक्शंस को कंसीडर करते हैं. तो एब्सोल्यूट फंक्शंस को कंसीडर करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो एब्सोल्यूट टर्म है उसको देखना है और उसमें आपको ये पता चलेगा कि डेरिवेटिव जो है वो उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे वो वैल्यू जो है टर्म की वो जो है वो 0 होती है. जैसे फॉर एग्जांपल f of x is equal to x absolute दो तो डेरिवेटिव ऑफ x does not exist at x is equal to 0. Similarly अगर f of x is given as x plus 2 का mod then f of dash x यानी डेरिवेटिव ऑफ f of x does not exist at x is equal to minus 2. x of plus 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू जो है वो -2. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वो गिवन फंक्शन और ये पूछा जाए आपसे एब्सोल्यूट में कि ये इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता. तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच योर फंक्शन गिव्स 0. सो दिस इज अ स्मॉल टिप जो कि आपके ज़हन में होनी चाहिए. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एंट्री टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अगर हमारे पास इफ y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n, x की कोई भी n पावर है देन द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव yn प्लस 1 एंड ऑल हायर डेरिवेटिव्स विल बी 0. यानी yn प्लस 1 जो है वो डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा या इससे ऊपर की जितनी भी पावर्स होंगी वो 0 होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर 10 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 और हमें कहा जाता है कि जी आप y टू दी 11 जो है वो इसका फाइंड करें. तो y11 इसका जो है वो 0 होगा जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन बिकॉज इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 10 है.
तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या एक जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है वो y10 करेगा। तो y11, y12 या कोई भी पावर जो है वो 0 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ex इज द फंक्शन, तो इसके सारे हायर डेरिवेटिव जो हैं वो सेम वैल्यू होगी, यानी इसका y2 भी सेम होगा, y4 भी, y5 भी, और ये सारी जो वैल्यूज हैं ये e ऑफ x होंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए रिलेटेड टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यहाँ अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। y इज इक्वल टू e ऑफ x, देन ऑल हायर डेरिवेटिव्स विल बी द सेम। अगर y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax, देन y ऑफ n इज इक्वल टू an e ऑफ ax। यानी यहाँ पे जो है ये सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सी जो है कि रिलेशनशिप है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरह y इज इक्वल टू ax, then y of n is equal to ax natural log of a raised to the power n, यानी y of n is equal to a raised to the power x natural log of a to the power n। यानी आपने सिंपली जो है वो जो पावर है वो आपकी डिपेंडेंट है ऑन a एंड n, और नेचुरल लॉग जो है वो उसमें उस तरह से आएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर bx, अब a के साथ पावर में भी हमारे पास एक टर्म आ गई, तो y ऑफ n जो है इज इक्वल टू b नेचुरल लॉग ऑफ a टू द पावर n एंड a मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर bx। ठीक है, तो ये एक और रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन में लॉग का फंक्शन अगर आ जाए तो उसमें दो केसेस हैं, चाहे वो लॉग जो है वो टू द बेस ऑफ एनी पावर हो, एनी वैल्यू हो, या नेचुरल लॉग। अभी अगर हमारे पास y इज इक्वल टू द लॉग ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, तो हमारे पास अब जो y ऑफ n हम निकालेंगे वो डिपेंड करता है कि अगर n ऑड है तो ये फार्मूला है, और अगर n इवन है तो ये वाला फार्मूला है। इसमें सिंपल ये है कि हम जो है वो साइन जो है वो उसका चेंज हो जाता है। अगर ऑड है तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x ऑफ n रेज टू द पावर लॉग नेचुरल लॉग ऑफ a, और इसी तरह अगर ये पावर n जो है ये अगर ऑड हो तो ये यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये कुछ हायर ऑर्डर से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको आने चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस की तो आपको ऑटोमेटिकली ये फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और आपको कहा जाता है कि जी आपने y ऑफ n फाइंड करना है, तो अगेन इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। अगर n की वैल्यू जो है वो ऑड है तो ये फार्मूला है, अगर इवन है तो ये फार्मूला है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात थी। इसी तरह एक हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें कहा गया कि फाइंड आउट द सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 6 प्लस 2x क्यूब माइनस 9। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें क्लियरली पता चलता है कि y की जो पावर 6 है ये हाईएस्ट जो है ये ऑर्डर का डेरिवेटिव है जो कि इसका एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसमें ये वाली टर्म्स जो हैं ये ऑलरेडी जो हैं ये जीरो हो चुकी हैं। हमारी जो इंटरेस्ट की टर्म है वो सिंपल ये वाली टर्म है, लेकिन अब हमने सिक्स्थ ऑर्डर अगर डेरिवेटिव निकालना है और हाईएस्ट जो टर्म है वो भी सिक्स्थ है, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल के फैक्टोरियल के साथ। यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है 3, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6, तो 6 का फैक्टोरियल। तो मेरा आंसर जो है बेसिकली 3 into 6 फैक्टोरियल, यानी 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5, 4, 3, 2, तो मेरे पास जो है वो इसको 3 से मैंने जब बाहर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो अब आपने जो है वो ये देखनी है वैल्यू कि जो है ये कौन सा डेरिवेटिव पूछा गया है, कौन सी nth पावर है, और फिर आपने जो क्वेश्चन है उसकी पावर देखनी है। अगर लेट्स से ये कहा जाता है कि y ऑफ 7, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 0, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि
हाईएस्ट पावर क्योंकि x है, x की 6 है, तो 7th डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ये करेगा ना वो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी आ जाती है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपने इतने डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल क्वेश्चन में छोटी सी ट्रिक है, इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, और 1 लाइन का इसका आंसर है जो आप सिंपली कंप्यूट करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह साइन एंड कोसाइन के जो फंक्शंस हैं, इससे रिलेटेड आपको एंट्री टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो नजर आएंगे। और इसमें क्रिटिकल बात जो है वो ये है कि साइन एंड कॉस फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर द फोर्थ डेरिवेटिव, यानी फोर्थ डेरिवेटिव के बाद साइन और कॉस जो है वो रिपीट करते हैं। ये साइन और कॉस की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि f of x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x एंड फाइंड दी 105th डेरिवेटिव ऑफ x, तो अब आपने यहां पर परेशान नहीं होना। इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि आपने डिवाइड करें 105 को बाय 4 और आपने रिमाइंडर को जो है वो देखना है। अगर मैं 105 को 4 से डिवाइड करूं तो आई गेट 20 जो है इसका 21 इसका वो बनता है, और इसमें रिमाइंडर 1 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू जस्ट लुक आफ्टर द फर्स्ट पावर ऑफ कॉस ऑफ एक्स, जो कि मुझे पता है कि कॉस ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर मुझे लेट से ये अगर वैल्यू होती 106 तो मैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करता। ठीक है, एक दफा डेरिवेटिव लेता फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव जो है उसका लेता। तो इस तरीके से आपने बहुत ज्यादा जो हायर पावर्स हैं कॉस और साइन की, उनके लिए आपने वरी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू डिवाइड द पावर बाय 4 एंड जो रिमाइंडर आएगा उसके लिए आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। जैसे अगर मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करूं कि अगर हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, तो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, दिस इज f of 1। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं सेकंड डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, माइनस उसी तरह रहेगा तो इट इज माइनस कॉस ऑफ एक्स। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एंड माइनस माइनस प्लस, तो f of 3 इज साइन ऑफ एक्स। और साइन ऑफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो लेता हूं कॉस ऑफ एक्स। तो मुझे ये चौथी वैल्यू के ऊपर मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर की 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4 वैल्यूज जो 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कोई भी नंबर अगर हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 2 आए और 3 आए। अगर 1 आए तो ये आपने यूज करना है, 2 आए तो ये यूज करना है, 3 आए तो ये यूज करना है, 0 आए तो इसका मतलब है कि वो कॉस ऑफ एक्स ही उसकी वैल्यू है। ठीक है, जैसे अगर यहां पे होता f of 104 कॉस ऑफ एक्स, तो ये कंप्लीटली यू पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर इज सिंपली कॉस ऑफ एक्स। 104 क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 के केस में हमारे पास कॉस ऑफ एक्स की मीन्स के कॉस ऑफ एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपको इस किस्म की कुछ चीज जो है वो आ जाए कि जिसमें कॉस की टर्म या साइन की टर्म है, क्योंकि ये रिपीट होती है ऑन एवरी फोर्थ डेरिवेटिव। इसी तरह कुछ चीजें जो हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री से रिलेटेड हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज n, देन द नंबर ऑफ बैंड्स इन द ग्राफ आर n-1। ठीक है, अगर आपका फंक्शन है उसकी जो डिग्री है ऑफ द फंक्शन इज n, जो नंबर ऑफ बैंड्स जो होंगे वो उसमें n-1 होंगे। इसी तरह डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज n, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आर n-1। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अलावा अगर आपके पास एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n, देन द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आर n-1। एवरी पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज मैक्सिमम, मिनिमम, क्रिटिकल एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका हर पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, हर पॉइंट उसका मिनिमम है, हर पॉइंट उसका क्रिटिकल पॉइंट है और हर पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्म का है कि उसमें देयर इज x raised to power 2n+1, यानी n जो है वो इज a natural number, then the function will always have one band and has always one point of inflection.
ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, कि जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपके जहन में ये प्रॉपर्टी होती है, तो आप उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए या उस पॉइंट को यूज करते हुए इमीडिएटली जो है वो आप उसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे जो क्रिटिकल या सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अगर हमारे पास लेट्स से वी हैव अ गिवन फंक्शन f ऑफ x, और अगर हमें जो है ये फंक्शन जो है ये गिवन है, और हम अगर ये कहें कि लेट्स से वी हैव अ पॉइंट c एंड वी वांट टू से दैट c इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑन द फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज इफ एंड ओनली इफ f डैश एट द पॉइंट c इज इक्वल टू 0 और f dash of c is undefined। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं इनमें से कोई एक भी कंडीशन जो है वो अगर मीट हो रही हो तो उसको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। ये जो है ये बेसिक डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की, कि अगर हमारे पास वी हैव अ फंक्शन f of x एंड वी हैव अ पॉइंट c where f dash of c is equal to 0 or f dash of c is undefined, then that point is called as the critical point। अब यहां से आगे जो है वो फर्दर इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन होती है कि क्या ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, क्या ये पॉइंट नॉन स्टेशनरी पॉइंट है, क्या ये पॉइंट मिनिमा है, क्या ये पॉइंट मैक्सिमा है, क्या ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये सारी जो बातचीत है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो हम यानी जो भी बात करेंगे वो हम क्रिटिकल पॉइंट से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपके जहन में होना चाहिए कि अगर आपको एक गिवन फंक्शन है और आपको ये मालूम करना हो कि इसमें क्या कोई गिवन पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अगर 0 है या उस पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव जो है वो ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन इज अनडिफाइंड, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि क्रिटिकल पॉइंट को यूज करते हुए हम फंक्शन का जो है वो फंक्शन के बारे में हम ये बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है ये किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, क्या ये जो फंक्शन है ये कंकेव अपवर्ड है या कंकेव डाउनवर्ड्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है इसको ऊपर अगर हम ये देखें कि अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव है, यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये हमें बताता है बड़ी सिंपल सी एक बात बताता है कि अगर हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है, अगर डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज करता है, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको हम कह सकते हैं एज अ टर्निंग पॉइंट। और अगर उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो अपना साइन चेंज नहीं करता, डज नॉट चेंज साइन, तो हम उसको पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चल जाता है। यानी कि अगर हम क्रिटिकल पॉइंट को देखें तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमें टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये जो है हमें पता चलता है बाय जस्ट लुकिंग एट द साइन चेंज। साइन चेंज जो है जो कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमें बताता है। तो यहां पे अब हमें ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास एक आ गया और एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। अब यहां पे हम डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हम देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब हमें क्या बताता है।
ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें ये पता लग गया कि क्या जो वो क्रिटिकल पॉइंट था, क्या वो हम टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं या हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ जा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट हमें ये बताएगा कि क्या फिर वो जो टर्निंग पॉइंट हमें पता लगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव ने अपना साइन चेंज किया है, यानी इस पॉइंट से एक तरफ जो है वो डेरिवेटिव जो था वो लेट्स से अगर नेगेटिव था तो दूसरे साइड पे वो पॉजिटिव था। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों तरफ जो है वो डेरिवेटिव का जो है वो साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, यानी अगर वो इंक्रीज कर रहा है एक तरफ तो दूसरी तरफ भी इंक्रीज कर रहा है, अगर वो एक तरफ डिक्रीज कर रहा है तो वो दूसरी तरफ भी डिक्रीज कर रहा है। अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या बताता है। सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर हम एक टर्निंग पॉइंट पे हैं, लेट्स से एक टर्निंग पॉइंट है एंड वी कॉल एट के इट इज अ पॉइंट सी, और अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ सी the double derivative of c is less than 0, then that turning point is a local maxima or local minima, sorry. And if that double dash of 0 is greater than 0, then we have a local minima. अगर f डबल डैश f डबल डैश ऑफ c या सेकंड डेरिवेटिव of the function at point c is less than 0, then we have a local maxima, and if we have greater than 0 then we have a local minima. ये तो बात होगी टर्निंग पॉइंट की। अब अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जो कि हमने जैसे देखा पहले केस में, अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था और वहां पे अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है इट इज greater than 0 and we have a case where f double prime of c is less than 0. So in case where f double prime of double derivative is greater than 0, then that means that the function is concave upwards, and अगर वो लेस देन 0 है तो इट मीन्स दैट इट इज कनकेव डाउनवर्ड्स। ये जो सारा कुछ है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों को यूज करते हुए हम ये देख सकते हैं कि हम किसी भी फंक्शन के बारे में उसकी लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, उसकी कनकेविटी, उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके टर्निंग पॉइंट, उसके जो है वो क्रिटिकल पॉइंट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उस फंक्शन में से हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड होंगे और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने कहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट यूज करना है, कहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट यूज करना है, कहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे जो है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कहाँ उसका डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, कहाँ उसका डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है, कहाँ उसका डबल डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, कहाँ उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर हमारे पास इसी सिनेरियो में हमारे पास अगर f डबल डेरिवेटिव जो है अगर वो 0 हो जाए तो वो हमारे पास फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां हमें उस पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें नहीं मिलती। तो अभी हम देखते हैं एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज में हम इस पॉइंट को डिटेल में देखते हैं।